बच्चों हम लोग अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस का इंटर कन्वर्जन होता है। उसी इंटर कन्वर्जन के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का बेसिक फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट करने का काम करती है। जहां तक केमिकल एनर्जी की बात आती है तो ये हमें केमिकल रिएक्शन से ही मिलती है, और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब करंट से होता है। यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है और उसके रिजल्ट से हमें करंट मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें और आगे देखने की कोशिश करें तो हमारे लिए यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में। केमिकल रिएक्शन से करंट के मिलने में हमें सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स नेचर की होती है। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स नेचर की होती है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एक कंपाउंड या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है। आप लोग जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो अपने आप परफॉर्म होती है, जिसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको स्टार्ट हमें करना पड़ता है। तो जो रिएक्शंस अपने आप स्टार्ट होती हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोगों के पास एक और कंडीशन होती है जिसके लिए कहते हैं कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी लेस देन 0। यानी कि प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी वो नेगेटिव होती है। यानी कि ये जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन की गिब्स एनर्जी में कमी आती है। वो जो गिब्स एनर्जी में कमी आती है एक्चुअली में वही एनर्जी हमें यहाँ पर मिल जाती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाती है। क्या सारी गिब्स एनर्जी में जो कमी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है? मानते ऐसा ही है, लेकिन हमें यहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में भी मिलती है। फिलहाल हम तो यही कहते हैं जो गिब्स एनर्जी में चेंज है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल का एक और नाम है वोल्टिक सेल। दोनों, चाहे गैल्वेनिक सेल बोले आप चाहे वोल्टिक सेल बोले, बात ये है कि अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एग्जांपल में जैसे लेक्लांसे सेल हो गया, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, जैसे कि डेनियल सेल हो गया, ये इसी के एग्जांपल हैं। एग्जांपल में हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो डेनियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेनियल सेल का एक डायग्राम बनाकर रखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास में दो कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट में हमने जिंक की प्लेट को ZnSO4 में डिप किया हुआ है, दूसरे कंपार्टमेंट में कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ है। ये सोल्यूशन है, इनकी कंसंट्रेशंस हैं। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन अगर हम रखना चाहेंगे तो 1 मोलर आता है दोनों तरफ। और इन दोनों कंपार्टमेंट को हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एमीटर लगा हुआ है जो हमें बताने का काम करता है कि यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में हमने यहाँ पर सॉल्ट बेस लगा दिया है। क्या है, क्यों यूज किया है, इसका आंसर जरूर मैं आपको दूंगा। फिलहाल ये जो सॉल्ट बेस है उसमें हमने KNO3 का सॉल्ट अगार अगार के पेस्ट में यहाँ पर फिल करके इन्वर्टेड U-ट्यूब में फिल करके रख दिया है। क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्जांपल में डेनियल सेल में आखिर कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैसे हो रही है जिससे कि हमें करंट मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस रिएक्शन में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। इन दो चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन क्या हो रही है, फिर देखेंगे उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और उससे करंट कैसे मूव कर रही है। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन में बात करने से पहले हमने आपको एक बात ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको हम लोग सेल कहते हैं और ये सेल दो चीजों से मिलकर के बना है, इसलिए ये एक कंपार्टमेंट हाफ सेल के नाम से बोला जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन बोलेंगे तो हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे, इसकी रिएक्शन बोलेंगे तो हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे।
तो चलिए सेल रिएक्शन के बारे में यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर लेफ्ट कंपार्टमेंट यानी कि जिंक को ZnSO4 में रखा है उस कंपार्टमेंट में रिएक्शन देखेंगे। इस कंपार्टमेंट में हमें जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो रिएक्शन हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, Zn इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn आयन बना देता है। ऑक्सीडेशन किसी भी सेल में कहीं पर भी होता हो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ये स्टैंडर्ड है। ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट को हम लोग हमेशा एनोड का नाम देते हैं। इसलिए यहां पर इस पर्टिकुलर सेल में जो जिंक का कंपार्टमेंट है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसी तरह से जो कॉपर का कंपार्टमेंट है, आप समझ गए होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक जगह अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी जगह पर रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन किसका होगा, मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कॉपर का आयन है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपने आप को रिड्यूस करता है। कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सेल रिएक्शन बनती है। दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट साइड है। बाकी हम लोग यहां पर लिख देते हैं Zn प्लस Cu प्लस प्लस चेंजेस टू Cu प्लस Zn प्लस प्लस। ये हमारे पास रिएक्शन बन रही है। रिएक्शन रिडॉक्स है क्योंकि कोई ऑक्सीडाइज और कोई रिड्यूस हो रहा है। एक एलिमेंट यहां पर CuSO4 से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स में डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन बन जाती है। चलिए अब बात करते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ये सेल रिएक्शन हो रही थी। क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे आ गया, या फिर ये कहें कि यहां पर पोटेंशियल कैसे जनरेट हो गया और इलेक्ट्रॉन कैसे आए। तो चलिए एक एक कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनोड के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा एनोड वो जगह होती है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का। जिंक यहां पर अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास एक जिंक की मेटल है। बाहर यहां पर हमारे पास Zn++ और सल्फेट आयन यहां पर मौजूद है। ये जो जिंक का मेटल है, ये जिंक का मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करके यहां पर खुद को Zn आयन में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल के अंदर, और जो आयन है वो मेटल में रहते, वो सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं। तो हुआ क्या, ये जो हमारे पास में मेटल है सरफेस का, यहां से Zn इलेक्ट्रॉन को मेटल में लूज करके खुद को आयन में कन्वर्ट करता है और Zn++ सॉल्यूशन में चला जाता है। ये जो मेटल है जिंक का मेटल, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पास Zn++ यहां पर सॉल्यूशन में आ चुका है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये जो हमारे पास में जिंक की मेटल है, जिंक का मेटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट बन जाती है, और जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में Zn आयन यहां पर आ जाते हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर चारों तरफ ये प्लस चार्ज सॉल्यूशन के और मेटल में नेगेटिव चार्ज आता है। आप देख रहे हैं प्लस माइनस चार्ज मौजूद है, और प्लस माइनस चार्ज की वजह से
ये यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। मेटल जो होती है वो निगेटिवली चार्ज होती है और मेटल निगेटिवली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं यहां पर कैथोड पर। कैथोड पर जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में ये कॉपर की मेटल है। हमने, आप डायग्राम देखिएगा, हमने जिंक को कॉपर से एक्सटर्नल वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अभी आपने देखा था जिंक पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कॉपर प्लेट की तरफ पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कॉपर प्लेट के पास पहुंचते हैं। ये जो कॉपर के पास में इलेक्ट्रॉन आता है, इस कॉपर के इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है ये क्यूप्रिक आयन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके और यहां पर इस पर आकर के ये स्टिक हो जाता है। तो हुआ क्या कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिया। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो यहां पर चार्ज कौन सा जनरेट हो रहा है, प्लस। तो इसकी वजह से सल्फेट आयन अपनी जगह पर रहते हैं। होता क्या है, यहां पर ये जो कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के कंज्यूम करने की वजह से ये इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क करता है और सॉल्यूशन में जो हमारे पास मौजूद नेगेटिव यहां पर सल्फेट आयन मौजूद हैं वो यहां पर प्लेट के पास रहते हैं। इसकी वजह से ये भी एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की तरह वर्क करने लग जाता है। इसका अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, इसका अपना एक अलग पोटेंशियल जनरेट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने देखा कहां से कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट से राइट कंपार्टमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन करंट का फ्लो होता है, इसलिए करंट का फ्लो हम लोग कैथोड से एनोड की तरफ देखते हैं। और ये जो फ्लो है, ये फ्लो हमें इस एमीटर के थ्रू नजर भी आ जाता है। यहां से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। लेकिन अब इसमें इतनी सारी चीजों को याद रखने के लिए एक छोटा सा वर्ड हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जिससे कि हमें ये जो हमने सीखा है वो हमें याद रहे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वर्ड है लोन। लोन में L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट कंपार्टमेंट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, A stands for anode and M stands for negative। अगर आप ये लोन वर्ड याद रख सकते हैं तो आपको ये चार चीजें इससे एक साथ समझ में आ जाएगी। जो डेनियल सेल था, डेनियल सेल का जो लेफ्ट कंपार्टमेंट था वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम एनोड कहते हैं, और वो जो प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। प्लेट नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला था, यहां पर प्लेट में हमने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसलिए नेगेटिव चार्ज प्लेट है ना कि सॉल्यूशन है। ठीक, रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास जो सेल की रिएक्शन बन रही थी वो रिएक्शन थी Zn प्लस Cu प्लस प्लस चेंजेस टू Cu प्लस Zn प्लस प्लस, ये सेल रिएक्शन बन रही थी। और इसमें हमारे पास में लेफ्ट से राइट हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो और राइट से लेफ्ट हमारे पास करंट का फ्लो चल रहा था। अब अगली बात ये आती है कि हमने इस जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमने जब एक्सटर्नल वायर यहाँ पर लगाया हुआ था तो ये एक्स्ट्रा डिवाइस हमने यहाँ पर क्यों ऐड करी है और इसका क्या बेनिफिट है, इसको लेकर के अगर हम देखें तो लॉजिक आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा था वो अगर याद हो
तो आप एक बार याद करके देखिए, यहां पर हमारे पास जो सोल्यूशन था, एनोड का सोल्यूशन था, जिसमें मेटल हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज का रखा था, और यहां पर जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। जब ये रिएक्शन, एक्चुअली में रिएक्शन आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, और जब रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो इसमें हमारे पास बहुत जल्दी ही ये जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ऑन द सेम पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में कॉपर आयन जो कि प्लस चार्ज था वो डिपॉजिट हो रहा था, और यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो नेगेटिव चार्ज हो रहा था। सल्फेट आयन बढ़ता जा रहा था, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता जा रहा था, ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज था। हालांकि आप यहाँ पर एक और कॉन्सिक्वेंस ऐड कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये जो मेटल है, मेटल लगातार यहाँ पर सॉल्यूशन में जा रहा है, मेटल सॉल्यूशन में जा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेटल यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है। और अभी हम यहाँ पर ये भी कह सकते थे कॉपर आयन लगातार यहाँ पर आकर के इस यहाँ पर अपने को रिड्यूस कर रहा है, और वो मेटल की प्लेट के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहेगा, यानी कि इसका वेट, कॉपर प्लेट का वेट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जिंक की प्लेट का वेट धीरे धीरे कम होता रहेगा। एनीवे, फिलहाल सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। इससे क्या दिक्कत होती है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ से जो Zn है वो Zn आयन यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में आने लगता है, ये हम कहते हैं, तो इसमें ये जो सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर Zn के ऑक्सीडेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर सिमिलर पैटर्न पर ये जो सल्फेट आयन जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्सेस में आ रहे हैं, ये क्यूप्रिक आयन को यहाँ पर रिड्यूस करने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, और जिस वजह से कुछ समय बाद यहाँ पर, समय का कहने का मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, को बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, थोड़ी देर बाद ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस है ये रुक जाता है। और उसके पीछे रीजन क्या है? सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज होना और सोल्यूशन का नेगेटिव चार्ज होना। अब जब रिएक्शन रुक जाती है तो फिर हमें करंट मिलना बंद हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो करंट है, ये हमें लगातार मिलती रहे, तो उसके पीछे हमें एक ही काम करना पड़ता है कि सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुए हैं उसको हम किसी तरह से न्यूट्रलिटी में कन्वर्ट कर दे, न्यूट्रल कर दे। ना केवल ये, बल्कि एक और भी चीज अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम देखते हैं कि करंट यहां से चलती है इधर से, और इधर से चल करके इधर आती है। आप लोग फिजिक्स में हमेशा एक बात कहते हैं कि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो हम लोग ले नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे लिए यहाँ पर एक और चीज जरूरी होती है, वो है कि सर्किट को कंप्लीट करें। तो दो फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों फैक्टर में, दोनों फैक्टर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने का काम सॉल्ट बेस करता है। सॉल्ट बेस में हम लोग यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में हम लोग यहाँ पर सॉल्ट यहाँ पर फिल करते हैं। कोई भी सॉल्ट फिल नहीं करते हैं, सॉल्ट ऐसा फिल करते हैं जिसमें कैटायन और एनायन की स्पीड सेम हो। क्यों? इसका आंसर भी आपको मिलेगा लेकिन थोड़ी देर बाद। यहां पर हम लोग जैसे कि KNO3 है, KCl है, अमोनियम क्लोराइड है, इस तरह के सॉल्ट यहां पर हम लोग फिल करते हैं, और इसको हम लोग फिल करते हैं अगार अगार के पेस्ट में। अगार अगार के पेस्ट में हम लोग पेस्ट बना करके इन्वर्टेड यू ट्यूब में फिल कर देते हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में आप देख रहे हैं कैटायन भी है और हमारे पास एनायन भी है। ये जो कैटायन और एनायन है ये करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्यूशन में कॉटन प्लग से होते हुए, इन्वर्टेड ट्यूब्स के कॉटन प्लग से होते हुए यहाँ पर आकर के इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ना केवल इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं बल्कि डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट से करंट आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं सर्किट पूरा करने का भी काम कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग यूटिलाइज करके यहाँ पर करंट ऑब्टेन करने का काम करते हैं।